नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका ISPC संगम में। मेरा नाम मिनहाज है और मैं ऑलरेडी BPSC क्वालिफाइड हूँ। आप सबकी बहुत डिमांड्स आ रही थी कि टिप्स एंड ट्रिक्स पे आप और वीडियोस लेके आइए। तो इस बार हमने क्या किया है कि 69th BPSC का पूरा पेपर उठा लिया है और इसमें जिन जिन क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग पा रहे हैं उसके माध्यम से हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि जो भी ये टिप्स और ट्रिक्स आपके पास है ना, ये आपके नॉलेज को रिप्लेस नहीं कर सकता है ना। कभी भी प्रायोरिटी आपकी नॉलेज ही है। आपका ज्ञान जो आपने इतने सालों से पढ़ाई की है, जो अब तक आप करते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, वो आपका बेसिक है। ये तो समझ जाइए कि एक तरीका है आपके पास, एक टूल है ना, कि एग्ज़ाम में जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से इन टूल्स का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, है ना। कि किस तरीके से शब्दों के फेर में, शब्दों के जाल में आपको फंसाया जाता है, किस तरीके से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। कुछ सवालों में जवाब छिपे होते हैं, सवाल कुछ आगे पीछे होते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पेपर में हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखते जाएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आपका तरीका क्या रहेगा पेपर सॉल्व करने का, अगर हम बात करें तो आपको पहले टिप्स एंड ट्रिक्स पे नहीं जाना है ना। सबसे पहले आपका नॉलेज, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे पेपर सॉल्व करिए। जब वो सारा आपका ज्ञान समाप्त होने लग जाए, जब आप फंस जाएं अंधकार में, लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब आपका ये चीज़ शुरू होगा कि कैसे कैसे सवालों के बीच से ही जवाब निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब इसको शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल साइंस एंड टेक से। ये देखिए, ये ट्रिक यूपीएससी में भी आपका लगता है। इसमें साइंस एंड टेक से कोई भी सवाल पूछा जा रहा है और उसमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, तो इसका जनरल ऑप्शन, इसका आंसर जो होता है वो जनरली ऑल होता है ना, ऑल करेक्ट। अब इसमें किसकी बात कर रहा है? टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाई 5G मोबाइल कम्युनिकेशन। फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है, 5G मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है ना। इससे क्या क्या टेक्नोलॉजी इनेबल हो सकती हैं, है ना। सब हो सकता है, अभी तो ये अनफोल्ड ही हो रहा है ना। तो इसका ऑप्शन क्या था? डी था, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वैसे ही दूसरा देखिए, दूसरे में क्या था, जैसा हमने आपको बताया था वर्ड मैच, वो ये भी देखते हैं ना कितनी बार कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है। अब देखिए, बात ये है कि अगर बहुत अटपटा सा कोई सवाल है ना, तो ये आप मत समझिए कि आपको नहीं आ रहा है और बाकी लोगों को आ रहा है, ये गलत सोचे, है ना। मैक्सिमम लोग जो हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो भी नहीं जानते होंगे। शर्त यह है कि भाई आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट रहे हैं और आपको कोई सवाल जो है बिल्कुल अनोखा सा लग रहा है, तो यकीन मानिए कि बाकी जो 80-90% जनता बैठी हुई है ना, उनको भी यही चीज़ लग रही होगी, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा रखिएगा और उस टाइम पे इस तरीके के टिप्स को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? स्पेस मिशन एक्सप्लोरेशन। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं पता आपको, कैसिनी, हाइजेंस, जूनो, अर्टमिस, वेरिटास, चलिए नहीं पता आपको, कुछ नहीं। आप वर्ड देखिए ना, यहाँ पे जूनो में JU, जुपिटर में ऑप्शन में यहाँ पे क्या है? जुपिटर में JU, वेरिटास में VE और वेनस में क्या है? VE। ठीक है, कुछ नहीं है, इस दोनों को ही मैच कर दीजिए आप। इसको देखिए, हमने मैच कर दिया, जूनो को इससे हमने मिला दिया, कहाँ गया ये? B से 1 को मिला दिया और D से इसको मिला दिया, 3 को मिला दिया, है ना। कहाँ मिल रहा है ऑप्शन हमें? ये में मिल रहा है, बात खत्म, है ना, सिंपल। ठीक है, चलिए चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम पहले वाले की तरह, ये भी एक आपको वर्ड मैच का क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, कॉयर में CO यहाँ दिख रहा है आपको, कोकोनट प्लांट में CO यहाँ दिख गया, मोहेयर, अब यहाँ देखिए हेयर दिख रहा है, हेयर, और यहाँ क्या दिख रहा है? गोट दिख रहा है ना। तो अगर आप इसको और इसको मैच करते हैं, यानी B का 1 और C का 4, B का 1 और C का 4 कहाँ मिल रहा है हमको? C ऑप्शन में, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, चलिए वैसे ही देखिए, इस क्वेश्चन में भी वर्ड मैच वाली चीज़, ये ट्रिक यहाँ काम कर रही है। कैसे? टेनियसिस ऊपर लिखा हुआ है और नीचे जो भी टेपॉम का नाम लिखा है उसमें देखिए टीनिया 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 हर जगह लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? मतलब देखिए, इसमें वर्ड तो मैच कर रहा है ना, जिसकी बात कर रहा है, और टीनिया टीनिया सब मैच कर रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि ये सही होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, व्हेन द सिस्ट डेवलप्स इन द ब्रेन द कंडीशन इज रेफर्ड एज न्यूरोसिस्टीरियोसिस, न्यूरोसिस्टीसिरोसिस। ठीक है, न्यूरोसिस्टोरोसिस। अब इसमें देखिए, ब्रेन की बात किया, न्यूरो की बात किया और सिस्ट की बात किया। ठीक, ब्रेन से हमें क्या मिल गया? न्यूरो मिल गया, और सिस्ट की बात है, सिस्ट इसमें मिल रहा है ना। तो ये इसका मतलब ये कि इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ये भी सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन से ये पूछा हुआ है। देखिए, जावा तो आपको पता होगा, बेसिक है ना, थोड़ा भी आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। और आजकल जब से AI वगैरह की बात हुई है, तब से पाइथन पाइथन भी चल रहा है कि कंप्यूटर लैंग्वेज है। मतलब ये दोनों एक दूसरे को, इस दोनों ने करस्पॉन्ड कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपको सारे ऑप्शंस में 2 और 4 तो मिलने ही चाहिए। 2 और 4 देखिए किस में है? किस में है? D में है ना। तो सही आंसर इसका क्या होगा? D होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है, इसमें बात कर रहा है लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड की बात कर रहा है, और डायमंड का एक दूसरा फॉर्म क्या है? ग्रेफाइट है। ये तो आपने पढ़ा है ना, दोनों कार्बन से बना हुआ है, तो ये करस्पॉन्ड कर गया इसको, मतलब लॉजिकली आप इसको डिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट होगा, C। ठीक है, अब चलिए
देखिए ये क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर, इसमें ओवरलैपिंग ऑप्शंस का केस आ रहा है। कैसे? आप देखिए हाई, सारे ऑप्शंस में देखिए हाई हाई कहाँ है, कहाँ है, इस दोनों में हाई, ठीक है, ये निकल गया। अब आ जाइए दूसरा ऑप्शन देखिए, एक मेल्टिंग, मेल्टिंग कहाँ पे है, मेल्टिंग कहीं नहीं है, कोई बात नहीं है। एक्सप्लोसिव, बाकी में एक्सप्लोसिव यहाँ मिल गया। मतलब इन सारे ऑप्शंस में मैक्सिमम अकरिंग वर्ड्स जो किस में हो रहे हैं, किस में आ रहे हैं, पहले वाले में आ रहे हैं, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, पहला, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 14, इसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए ये सारे ऑप्शंस पढ़िए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अब किस एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की बात कर रहा है। ऑप्शंस देखिए क्या है, थीम पार्क, यार पार्क कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं होगा ना। इन जनरल देखिए ना, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी का रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट के बारे में हमसे क्यों पूछेंगे भाई, है ना। फिर क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट ऑक्शंस, आर्ट क्यों ऐसे पूछेंगे, आर्ट ऑक्शन क्या है, आर्ट ऑक्शन कोई है तो थोड़ा प्रोजेक्ट थोड़ी ना होगा यार, कोई इवेंट टाइप का होगा, वो प्रोजेक्ट थोड़ी होगा। अब ये देखिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए सबसे डिस्टिंक्टिव है कि नहीं, ये बाकी आपको बहुत जनरल लग रहा है बट ये बहुत डिस्टिंक्टिव टाइप का है ना। तो इस बेसिस पे आप इसका आंसर क्या मार सकते हैं, ये मार सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए ये 16 नंबर देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रही है। अब फोटो है इसमें और क्या क्या है, इलेक्ट्रिक है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट है, और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो लाइट है और इलेक्ट्रिसिटी है। अब ऑप्शंस देखिए, इसमें क्या है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, मतलब करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस हो गए। आपको यही दिख गया, एक तरीके के ऑप्शन मिल गया, सिमिलर ऑप्शन, मतलब इस दोनों में से कोई एक सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए फिर से क्या लिखा हुआ है, फोटो और इलेक्ट्रिक, मतलब क्या, फोटो से इलेक्ट्रिक मतलब लाइट से एनर्जी, ठीक है। तो लाइट से एनर्जी, क्या इसका सही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था, पीवाईक्यू, यार कितनी बार पूछे हैं, पीवाईक्यू तो छोड़िए मत, एकदम रामबाड़ है पीवाईक्यू, बिल्कुल, मतलब उसमें से तो मिल ही जाएगा, रिपीटेशन हो ही जाएगा। करंट अफेयर्स का मैगजीन उतना मोटा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे बेहतर है पीवाईक्यू का एक मैगजीन 10 बार पढ़ लीजिए, वो सवाल आपको बिल्कुल दे जाएगा, ठीक है। देखिए तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने, इसका सही आंसर निकल गया। अब देखिए बात कर रहा है वेक्टर वैक्सीन्स, वेक्टर का क्या मतलब होता है, वेक्टर का मतलब होता है किसी एक चीज़ पे दूसरे का सवार होना, मतलब क्या, कैरियर। वेक्टर का मतलब हो गया कैरियर, कोई किसी को कैरी कर रहा है। ये चीज़ सारा ऑप्शन देखिए कहाँ से मिल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस इनटू द बॉडी, डायरेक्ट बॉडी में डालने की बात कर रहा है, डायरेक्टली अटैकिंग द डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेंस इन द बॉडी, ठीक है। इसमें डायरेक्ट अटैक की बात कर रहा है, और इसमें फिर क्या कर रहा है, प्लेसिंग द वायरस इन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस, ठीक। मतलब मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए डिफरेंट वायरस में आप एक वायरस को प्लेस कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या करेगा, मॉडिफाइड वर्जन जो होगा दूसरे वायरस में जो डालेंगे, ये दूसरा वायरस क्या होगा, इसका कैरियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया इसका क्या सही आंसर होगा, सी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये फिर से एक क्वेश्चन जिसमें देखिए वर्ड मैच कर लीजिए ना, वर्ड मैच करिएगा तो आपको बहुत सारे सिमिलरिटी समझ में आएगा। अब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, द थ्योरी दैट स्टेट्स द पीसेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर इन कांस्टेंट स्लो मोशन ड्रिवन बाय द मूवमेंट इन द मैंटल, ठीक है। लंबा सा स्टेटमेंट दे दिए, नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी अगर इसको हम देखते हैं क्या आ रहा है, थ्योरी ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, पेंजिया, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट बाउंड्रीज। अब ठीक है देखिए दो प्लेट आ गया ना, मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो इसी में से निकलेगा आंसर, ठीक। अब चलिए अब इसमें इसी ऑप्शन को अच्छे से देख लेते हैं, क्या आ रहा है ये, प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, सुन के थोड़ा अच्छा लग रहा है, चलिए भाई थ्योरी हो सकती है इसकी। और इसका क्या रहा है, प्लेट बाउंड्रीज। अब प्लेट बाउंड्री की थ्योरी होगी, मतलब थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है देखिए, है ना। तो इसमें आप क्या डिराइव कर पाएंगे कि ये होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो भी हम आपको बता रहे हैं ना यार, ये कहीं से भी आपके नॉलेज को रिप्लेस करने का तरीका नहीं है, आपको तो नॉलेज होना ही चाहिए। ये उस कंडीशन के लिए है ना जब आप एग्जाम में फंस गए, अब लगता है ना कि भाई सब पढ़ा लिखा बेकार हो गया है ना, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन के बाद से जाके अटक रहे हैं। तो ये सारे टिप्स ना आपको वैसी स्थिति में बाहर निकालेंगे कि कैसे आप अपना कॉमन सेंस उस स्थिति में लगाते हैं और आप सही आंसर पाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन द मेडिकल केमिस्ट्री। अब आपको किस किस तरीके की दवाइयाँ दे रहे हैं उसका क्लासिफिकेशन करना है, किस तरीके से आप सोचेंगे इसको। देखिए ना, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब किस दवाई का क्या असर होगा, या मॉलिक्यूलर टारगेट, केमिकल स्ट्रक्चर, उसका क्या केमिकल स्ट्रक्चर होगा दवाई का, डी है नन ऑफ द अबव। अब देखिए ना मॉलिक्यूलर टारगेट का मतलब क्या, अब देखिए आप किस चीज़ की दवाई खाते हैं, किस चीज़ की दवाई खाते हैं, सिर दर्द की दवाई खा रहे हैं ना, मतलब आप देखिए ना एक टारगेटेड किसी एक बीमारी के लिए दवाई खा रहे हैं ना, ठीक है। तो बीमारी के लिए मतलब क्या हो, किसी चीज़ को पर्टिकुलर टारगेट कर रहा होगा, तो वहाँ से थोड़ा बहुत अगर आप सोचेंगे तो आपको ये मॉलिक्यूलर टारगेट दिखेगा, है ना। ये देखिए ये वाला चलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सटपटा लग रहा होगा, ठीक है, कि मेरा लॉजिक आपसे नहीं मिल रहा है, आपका लॉजिक मुझसे नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं भाई, होता है, ठीक है। मुझे ये चीज़ इस तरीके से दिख रही थी, हो सकता है आपको किसी और तरीके से दिखे, ना भी दिखे, ठीक है। ये डिस्क्लेमर है, आप समझ जाइए, ठीक। ये सारा टिप्स और ट्रिक्स उसी कंडीशन के लिए है जब आपका दिमाग बंद हो चुका है पूरी तरीके से एग्जाम में, ठीक है। फिर आप अगर लगेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगी, चमक जाएंगी। जैसे हमने भी इस पेपर को पूरा एनालाइज किया है, पेपर के लास्ट तक जाते जाते आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो रहे होंगे इन सारे टिप्स से, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोज डाउन द रिएक्शन रेट। अब रिएक्शन रेट को स्लो करने की बात कर रहा है, ऑप्शन में क्या लिखा है, प्रोमोटर लिखा है, और इस दोनों ऑप्शन में क्या लिखा है, कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा भी अगर पढ़ा है तो
कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है ना, तो ये तीनों तो एक ही बात कर रहे हैं ना, तो तीनों में से कोई नहीं होगा, तीनों गलत है, सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, अब देखिए ये ऑप्शन देखिए, इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट, इसमें नर्व्स की बात कर रहा है, पूरे ऑप्शन में देखिए कहाँ नर्व्स है, यहाँ नर्व दिख रहा है, वर्ड मैच हो गया, सही आंसर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी भी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ना बहुत ज़्यादा परेशान मत हुआ कीजिए कि भाई क्या स्टेटमेंट दे दिया नहीं पता है। अब देखिए चलिए इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमको ये चीज़ दिख रही है कि G20 की बात कर रहा है, G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट, अब क्या बोला है, अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, 1 1 1 1। अब पहला तो सही है ही, देखिए आपको यही हिंट छोड़ दिया क्वेश्चन में, यही हिंट छोड़ दिया। आप खुद सोचिए ना कि ये देने का मतलब क्या है भाई, वो हिंट दे रहे हैं आपको लिटरली कि आपको इस चीज़ की जानकारी है नहीं से हमको मतलब नहीं है, हम आपको ये देखना चाहते हैं कि आप मेंटली प्रेजेंट हैं कि नहीं है ना। समस्या आपको दे दिया, सॉल्यूशन उसका सामने है, आपको उसका समाधान निकालना है, आपका दिमाग चलेगा तभी आप निकाल पाएंगे। देखिए अब ये आपको पता चल गया कि 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, जब 85% ऑफ द ग्लोबल GDP अगर ये बात सही है, आप खुद बताइए, तो क्या उसमें विश्व की 2/3 पॉपुलेशन इन्वॉल्व नहीं होगी इतना GDP क्रिएट करने के लिए, है ना। ये डिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ये आपका 3 सही होगा। और क्या है, 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, अरे जब इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इतना ट्रेड हो, इतना GDP की बात हो रही है, तो क्या 50% ग्लोबल ट्रेड भी नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या निकलेगा आपका, सी निकलेगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही आपको दे दिया जवाब, है ना। अगर आपने सही से देख लिया तो आपको जवाब मिल गया। अब आप इसमें परेशान होते रहेंगे डेटा पे कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, अबाउट 85% है, तो कहीं पढ़ी ही नहीं है, तो कहीं पढ़ी नहीं, अरे पढ़ना ही नहीं था, वो तो बस ये देख रहा है कि आप हैं कि नहीं है दिमाग से यहाँ पे। G20 आप कुछ पढ़े होंगे, अब आपका दिमाग वहाँ चलना शुरू हो जाएगा कि भाई कितने मेंबर्स थे उसमें, कैसे इन्वॉल्व थे, क्या उनका ट्रेड होता है, अरे उतना नहीं भटकना है। ज़्यादा जानकारी वाले लोग के लिए था सवाल ये, कि जिनको ज़्यादा जानकारी है वो भटक लें। 41 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, देखिए टाइटैनिक की बात कर रहा है, नीचे टाइटन, सीधा सवाल का जवाब सवाल में ही छुपा हुआ है, टाइटन, बस खत्म, बहुत नहीं सोचना है। अब ये देखिए सवाल नंबर 46, इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्टेट लेवल कमिटी फॉर वल्चर कंजर्वेशन, ठीक है, प्रपोज्ड बाय नेशनल एक्शन है ना, नेशनल एक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे कोई नीति बनी वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। ठीक है, अब उस स्टेट ने आप काम करना शुरू किया। अब ऑप्शंस देखिए आप, तमिलनाडु साउथ में, फिर सिक्किम, असम, मेघालय। अब आप एक बात बताइए, अगर वल्चर के कंजर्वेशन की बात चल रही होगी, ठीक है, और नेशनल लेवल एक्शन की बात है, ठीक, तो आप ये बताइए कि अगर सिक्किम के लिए बनेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग असम मेघालय देखिए बिल्कुल आसपास है, ठीक, तो जब यहाँ एक स्टेट के लिए बनेगा तो दूसरी के लिए भी बनेगा, है ना, तीसरे के लिए भी बनेगा, बट तीनों ऑप्शन तो है नहीं, मतलब क्या है, ये तीनों ही नहीं होंगे, फिर बचा क्या, ए तमिलनाडु, है ना। अरे निकल रहा है ना, निकल रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है, फिर से वीडियो रोकिए, बैक जाइए, फिर से देखिए, पढ़िए सवाल को, बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं होती हैं। 30-40% सवाल आपको ऐसे ही होते हैं जो आपका मेंटल प्रेजेंस चेक करते हैं कि आप हैं कि नहीं हैं। आप किताबों के पन्नों में खो गए, यादों में खो गए, या आप पेपर देख रहे हैं, आप वहाँ उपस्थित हैं कि नहीं हैं मानसिक रूप से। ठीक है, देखिए चलिए अब ये सवाल देख लीजिए 48, इसमें क्या दे रहा है आपका, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रीअफर्म्ड अरुणाचल प्रदेश एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का पार्ट बता रहा है। अब अरुणाचल को थोड़ा तो न्यूज़ पढ़ते होंगे ना, कुछ तो सुना होगा ना, अरुणाचल को लेकर इंडिया की लड़ाई किससे चल रही है, किससे चल रही है, चाइना से चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, और चाइना का चिर प्रतिद्वंदी कौन है, चाइना के राइस से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको है पूरी दुनिया में, क्या सही जवाब है, USA। यहाँ भी क्या सही जवाब है, USA, बात खत्म। अब यहाँ ये सवाल देखिए, जैसा हमने बताया था ना कि देखिए कितनी बार क्या होता है ना कि एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर आपका कोई एक टॉपिक उठाता है ना, ठीक है, ये आपका एग्जामिनर है, ये एक कोई टॉपिक उठाया और ये टॉपिक उठा के वो 3 सवाल बना दिया, ठीक है। अब उसको ये 3 सवाल को फिट करना है, तो वो क्या करेगा, आपका 2 सवाल ऊपर 2 सवाल नीचे, एक सवाल ऊपर एक सवाल नीचे, ऐसे ही ऊपर नीचे करके वो एडजस्ट कर देता है। तो जनरली आपको कहीं बहुत हवा नहीं लग रहा हो ना, तो आप ऊपर नीचे पढ़ लिया कीजिए, कुछ करस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा है। अब जैसे देखिए ये सवाल देखिए, 61 नंबर और 63 नंबर, 61 नंबर सवाल की बात कर रहा है, स्तूपा की स्तूपा चैत्य विहार किससे रिलेटेड है। अब ये देखिए 3 सेक्ट की बात किया, ये 3 सेक्ट की बात किया, एक बुद्धिज्म लिखा, तो अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो डिस्टिंक्ट कौन सा है, बुद्धिज्म है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक, ये एक तो ये तरीका है। अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बुद्धिज्म लिखा हुआ है, बुद्धिज्म के बारे में यहाँ सवाल किया और यहाँ जवाब क्या था ऑप्शन में, बुद्धिज्म, है ना। ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, बट ये होता है भाई, आप देखिए ना, पेपर उठाइए, PYQ उठा लीजिए, जहाँ भी ऑप्शन कॉरेस्पॉन्ड हो रहे हैं ना, आप देखिए ना, कहीं सवाल में है तो वो दूसरे का जवाब होगा, ऊपर नीचे होता ही होता है। हमने ऑब्जर्व किया इसलिए तो बोल रहे हैं, ऐसे हवा में थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्व किया हुआ है। 68 का तो हमने करके दिखाया था आपको, 69 में भी वही चीज़ दिखा रहे हैं, है ना। चलिए अब ये देखिए PYQ क्या है, गोल्ड माइन, अष्ट प्रधान, कितनी बार पूछ दिए भाई, कितनी बार पूछ दिए। ठीक है, इसमें नहीं कन्फ्यूज होना है, इसको पढ़ के रखिए एकदम बिल्कुल, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन।
अब ये सवाल देखिए, कितनी बार इस तरह का सवाल पूछते हैं जिसमें ऑप्शन ही स्वैप कर देंगे। फायान कब आए थे? चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे, ठीक है। और ह्वेनसांग कब आए थे? हर्षा के टाइम पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन स्वैप कर दिया है। और ये PYQ भी है, PYQ अगर आपको पढ़ा हुआ है ना पहले से, तो आप ये ऑप्शन देखते ही निकाल देंगे। इसका सही आंसर फिर आपको क्या निकलेगा? इसका सही आंसर हो गया डी, नन ऑफ द अबव। अब ये 74th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। मगध का वैदिक पीरियड के टाइम पे कौन था कैपिटल? वो कितनी बार करेंगे यार, राजगीर, कितनी बार सवाल पूछ दिया गया। PYQ हर साल पूछ लेते हैं, कई साल भी ना पूछ दे। ये 76 क्वेश्चन देखिए, अब इसमें ऑप्शन देखिएगा। लॉर्ड मायूज रेजोल्यूशन ऑन 1870, चलिए सारा ऑप्शन पढ़िए। पहला स्टेप दैट 5 आर्किटेक्ट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेयर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर दियर सर्विसेज, कोई बात नहीं। लेकिन पहले और दूसरे से ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोविंस की बात हो रही है, इसको हम एम्पावर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो समझ आ गई। तीसरा, इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, ठीक है, जो भी इम्पैरिटी थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको कर रहे हैं, ठीक है, ये भी समझ आ रहा है। इट फोकस एन एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस, फिर ये प्रोविंस की बात कर रहा है कि प्रोविंस के एक्चुअल नीड्स को पूरा करने के लिए ये चीज़ किया जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है ना। देखिए पहला, दूसरा और चौथा जो है, ये पूरी तरीके से हमें कॉरेस्पॉन्डिंग लग रहा है कि चलो भाई ये बात तो सही है। अब ऑप्शन आके देख लीजिए, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा कहाँ पे है? पहला, दूसरा, चौथा यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा जो है, जाहिर सी बात है कि भाई ये सारा क्यों कर रहे थे कि इम्पैरिटी कहीं ना कहीं प्रोविंसेस में रही होगी, इसलिए कर रहे हो। तो यहाँ से भी सही आंसर क्या निकल जा रहा है? हमको डी निकल जा रहा है, ठीक। अब ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, PYQ। कितनी बार भाई, कितनी बार एक ही चीज़, 1912, 1936, कौन किससे अलग हुआ, बिहार दिवस, है ना। तो आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, ठीक है। अब इस पेज पे हम लोग देखें 82 नंबर क्वेश्चन, हीट वेव की बात कर रहा है। अब देखिए इसको आप कैसे, जैसे मान लीजिए कि आपको हीट वेव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो नॉर्मल आप ऑप्शन पढ़िए क्या कर रहा है। ये कह रहा है हीट वेव तब कहते हैं प्लेन्स के लिए जब मैक्सिमम टेम्परेचर एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? हिली एरिया में मैक्सिमम टेम्परेचर एटलीस्ट 40 पहुंच जाए। अब आप खुद देखिए ना, प्लेन में जो लोग रहते हैं, अरे भाई जितने कम से कम बिहार में रहने वाले लोग हैं, यूपी में रहने वाले हैं, जो प्लेन्स के लोग हैं, 30 तो ऐसे ही पहुंच जाता है टेम्परेचर। और गर्मी के दिन में तो 40-45 वैसे ही रहता है, 40 तो चला ही जाता है। और हिल में कब पहुंचता है? 40। ये सुना है हिल में 40 पहुंच रहा है, टेम्परेचर 50 पहुंच रहा है ना। हिल में तो टेम्परेचर कम ही रहेगा ना। तो आप देखिए ना, प्लेन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हिल में हीट वेव थोड़ी बोलेंगे। तो ऐसे ही लॉजिकल लग रहा है। तो यहाँ क्या है? ये आपका ऑप्शन स्वैप किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब दोनों का दोनों गलत होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नाइदर टू, ठीक। अब चलिए ये क्वेश्चन देखिए 83, इसमें क्या है? 4 ऑप्शन दे दिया और 4 लोगों का वो दे दिया बर्थ प्लेस, 4 नाम दिए, 4 लोगों का बर्थ प्लेस पूछ दिया, ये कहाँ से थे, ठीक। अब इतनी कहानियाँ पढ़ी हैं बचपन में, ठीक है, किसके बारे में? क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में, ठीक। तो ये बंदा कहाँ से था? कहाँ से था? इटली से था, ये तो पढ़ा हुआ है ही ना। अरे इतना तो पढ़ा हुआ है ही। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकल गया? A3 और A3, 2 ऑप्शन आपके निकल गए अलग। अब देखिए दूसरा क्या है? सर फ्रांसिस ड्रेक। अब ये सर वाला टाइटल कौन देते थे? आप देखिए ना, पुर्तगीज़ नहीं, फ्रांस वाले नहीं, इटली वाले नहीं, यूनाइटेड किंगडम वाले। अरे अंग्रेज जो थे यही तो आगे सर सर वाला टाइटल दे रहे थे। तो इतना तो हम लोग देख ही रहे हैं, इतना हिस्ट्री जो पढ़ा है उसमें सारा चीज़ तो देखिए। तो इसका क्या आ जाएगा? सी का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से उठा के देख लीजिए, सी का 2 कहाँ है? यहाँ सी का 1 है, यहाँ सी का क्या है? 2 है। सही आंसर ए हो गया, खत्म बात, ठीक। ये देखिए, ये सबसे मस्त चीज़ है। ये बार बार, मतलब ये तो इतना सही ट्रिक है ना, इसमें यूपीएससी में भी काम करता है आपका, है ना। इसमें सिंपल आपको ये देखना, देखिए एग्जामिनर के साइकी को समझिए आप। एग्जामिनर क्या करेगा? उसको 4 ऑप्शन बनाना है ना। जैसे मान लीजिए कि A B C D हमारे पास कुछ ऑप्शन है, ठीक है। अब इसमें हम कुछ लिखेंगे, मान लीजिए कि ये हमारा सही आंसर है, ठीक। अब ये सही आंसर है, तो बाकी को गलत कैसे करेंगे? इसमें से थोड़ा सा तोड़ के यहाँ पहुँचा दिए, इसमें से थोड़ा सा तोड़ के यहाँ पहुँचा दिए, इसमें से थोड़ा सा तोड़ के यहाँ पहुँचा दिए, है ना। और इसके बाद से कुछ ना कुछ रैंडम मिक्स कर दिए सब में, ठीक है, कुछ ना कुछ रैंडम मिक्स कर दिए। लेकिन अगर हम ये जो तोड़ तोड़ के मिला हुआ है, इसको अगर हम जोड़ना शुरू करें, इन सबको हम जोड़ें, तो हम फाइनली यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे ना, है ना। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। मतलब सारे ऑप्शन को आप पढ़ दीजिए और जहाँ पे मैक्सिमम मैच कर रहा होगा वो सही आंसर निकलेगा। अब देखिए इसको, देखिए द इमिरेट्स ऑफ UAE, भाई नहीं पता यार, नहीं पता है कितने इमिरेट्स होंगे, कौन कौन होंगे, क्या है, नहीं पता है। चलो सॉल्व करते हैं। अबू धाबी, पहले वाले में अबू धाबी, इस किस में है? इसमें अबू धाबी नहीं है, लास्ट वाले में अबू धाबी, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद से दुबई, पहले वाले में दुबई, दूसरे वाले में दुबई, आगे कहीं है दुबई, तीसरे में है दुबई, ठीक है। चलिए हम मार्क करते जा रहे हैं। फिर देखिए शारजा, इसमें है शारजा, ठीक है, इसमें शारजा है, आगे कहीं शारजा है नहीं है। फिर देखिए उसके बाद क्या आ रहा है? ये अजमान, पहले वाले में अजमान, दूसरे वाले में भी अजमान, यहाँ कहीं दिख रहा है अजमान? नहीं दिख रहा है, लास्ट वाले में दिख रहा है अजमान, दिख गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अल कुवैन, ठीक है, इसमें है अल कवैन, ठीक है, इसमें भी है अल कवैन, ठीक है। चलिए अब फिर अगला देखते हैं, क्या है ये? फुजैरा, इसमें है कहीं फुजैरा? नहीं है। इसमें है कहीं फुजैरा? ये देखिए ये है फुजैरा। इसमें कहीं है फुजैरा? यहाँ देखिए ये है फुजैरा, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला रास अल खैमा, अब कहाँ पे है? इसमें है कहीं? नहीं है। इसमें है रास अल खैमा?
इसमें है, लास्ट वाले में है नहीं है। अब आप देखिए कि पहला वाला जो है इसके सारे ऑप्शन, सारे इसमें जितने कंपोनेंट थे ये बाकी ऑप्शंस में मिल गए, और बाकी ऑप्शंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं मैच नहीं खा रही हैं, ठीक है। तो नेचुरली आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जिसमें आपके सारे ऑप्शन मिल गए, कौन सा, ए। लगाइए, इस ट्रिक को लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन है ना, आप लगा के देखिए, 100% ट्रिक काम कर रहा है ना। हमने इसको वेरीफाई किया है, हमने कोशिश किया था, 3-4 जगह लगा के देखा। देखिए, ये गारंटी तो नहीं है कि हमेशा सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना, जाहिर सी बात है। नॉलेज आपकी कभी भी प्रायोरिटी है, बट अब जब आप नॉलेज से चूक गए तब आप क्या करिएगा, तब तो यही सब तरीका बचेगा ना। और अब देखिए, हमने आपको बताया था ना कि कोई क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसके ऊपर नीचे के क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे त्रिवेणी कैनाल की बात कर रहे हैं ये लोग, और ऑप्शन में यहाँ क्या है, गंडक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, गंडक, मतलब यहाँ क्वेश्चन में गंडक पूछा है और यहाँ सही जवाब आंसर में क्या है, गंडक है। दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये करस्पॉन्ड कर गया, यहाँ पे क्या है, गंडक है। मतलब ये है कि देखिए, ऊपर नीचे का आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, तो आपको करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन में कोई एक चीज़ है दूसरे वाले के ऑप्शन में है, अगर है दूसरे क्वेश्चन के, तो वो ऑप्शन जनरली सही होता है, ठीक है। आप इसको लगा के देखिए, जो हमने दिया हुआ है इसमें तो आप देख ही सकते हैं। 68 का हमने पहले डिस्कशन किया था, आप वहाँ भी देख सकते हैं, है ना। चलिए अब ये देखिए, ये PYQ, गोल्ड और जमुई में सोना मिलता है, ठीक है। मतलब सोना मिलता क्या है, और की खोज हुई है ना, पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पे बहुत है अभी। तो क्या है इसका तरीका, सोना है जम के। भाई ये देखिए, रॉक सिस्टम्स के बारे में पूछा हुआ बिहार के, है ना, ये भी PYQ है, ये भी पूरा PYQ है। और नहीं भी पढ़े हुए तो भाई हम लोग ने जो आपको दिया हुआ है ना बिहार स्पेशल का वीडियो, उसमें सब डिस्कस किया हुआ है। बिहार से संबंधित जितनी भी जानकारी है ना, उसको आप कर लीजिए 2-4 बार 5 बार देख लीजिए। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटे छोटे करके वीडियोज़ के सीरीज़ हैं, आप बहुत देखिएगा, 2-3 घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा आपका। अभी भी टाइम है, देख लीजिए, आपको उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, है ना। चलिए अब ये देखिए 92nd क्वेश्चन, ये बिहार की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है ना, और ये रॉक सिस्टम्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये PYQ से दिया हुआ है यार। अब देखो, हर चीज़ तो हम नहीं बताएंगे, इसको देखो आप, है ना। अगर आपको नहीं भी पता है ना, तो बिहार स्पेशल सीरीज़ हमने जो चलाया है, और इसमें जो जियोग्राफी की वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अभी बहुत टाइम है, नहीं देखे हैं देख लीजिए, 2-3 घंटे में पूरा प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगा। उसमें बिहार की जियोग्राफी, हिस्ट्री, है ना, जो जनरल इंट्रोडक्शन है, जो भी चीज़ें हैं बिहार से संबंधित, वो उस सारे वीडियोज़ में हर तरीके से कवर हो रही हैं, उसको आप देख लीजिए, वहाँ देखिए, वहाँ से देख के आंसर निकालिए, ट्रिक्स आपको बताया हुआ है। और ये PYQ है भाई, ध्यान रखिए, ठीक है, इसको करिए सॉल्व आप। चलिए अब ये देखिए, मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं ये लोग। देखिए है तो ये PYQ, बट चलिए फिर ठीक है, फिर भी इसको एक हम लोग लॉजिकल तरीके से देखते हैं कैसे डिड्यूस कर सकते हैं। मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है ये मरीन होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, इसमें क्या हम पकड़ सकते हैं, एक फैक्ट, कोरल रीफ की बात कर रहे हैं। कोरल रीफ को क्या चाहिए, सेडिमेंट फ्री वाटर चाहिए, है ना, थोड़ा सा क्लियर वाटर चाहिए। अब आप देखिए, ये तो नंदा देवी बायोस्फीयर, ये तो मरीन वाली चीज़ से तो ऐसे ही है, रूल आउट हो गया। नीलगिरी बायोस्फीयर, ये ऐसे रूल आउट हो गया। अब 2 ऑप्शन बच रहा है आपको, सुंदरवन और गल्फ ऑफ मन्नार, इस दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। सुंदरवन में क्या है आपका, सॉल्टी वाटर बहुत ज़्यादा, और क्लियर वाटर है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है ना गिर रही हैं, तो वो सेडिमेंट्स लेके जा रही हैं वहाँ पे, तो सेडिमेंट्स लेके जा रही हैं, तो क्लियर वाटर तो वहाँ पे है नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। फिर बचा क्या, गल्फ ऑफ मन्नार। तो सही आंसर क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये देखिए, ये भी जो है ना आपका करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस का केस हो गया। आप देखिए ना, जैसे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं, ऊपर नहीं देख रहे हैं हम, ऑप्शन ही देख रहे हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक में 6 PM दिया है, एक में 6 AM दिया हुआ है, 6 मार्क कर लिया। अब बाकी देखिए AM PM, तो मैक्सिमम कौन सा हो रहा है, PM, तो 6 PM, यह इसका आ गया सही आंसर। अब ये सवाल देखिए, एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है। कोसी प्लेन की बात कर रहा है, सी लेवल से कितनी ऊंचाई हो सकती है, क्या करस्पॉन्ड कर रहा है इसमें, 330 एक टाइप का दिख रहा है। चलिए ठीक है, इस दोनों को ले लिए। अब आप देखिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, 300 मीटर देखिए ना कितना ऊंचा होता है आपका, और दूसरा क्या है 30 मीटर, तो ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है कि समुद्र तल से कितना ऊंचा होगा, 30 मीटर के आसपास होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, सी है। तो हमने बताया था ना कि 2 क्वेश्चन एक दूसरे को करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसमें ये देखिए 103 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन, ये देख लीजिए। 103 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में शेड्यूल ट्राइब का जिक्र किया है, द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिटी टू डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल, इसका सही आंसर क्या है, शेड्यूल ट्राइब, है ना। तो देखिए ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे करस्पॉन्ड हो गया। और बाकी इसको भी देख लेते हैं, 103 जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कह रहा है, और इसमें लिखा क्या है, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, ठीक है, जनरल टाइप की चीज़ है। हो सकता है भाई शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल उनको इसलिए तो रखा हुआ है क्योंकि उनके प्रिमिटिव तरीके हैं, और क्या डिस्टिंक्ट कल्चर है, ठीक है, जाहिर सी बात है उनके अलग कल्चर है, तभी तो वो मेन स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सही बात है, शाई है नॉर्मल मेन स्ट्रीम से कॉन्टैक्ट करने में। फिर बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल आइसोलेशन, अपना अलग थलग रहते हैं। तो ये सारा जनरल स्टेटमेंट है, देख के ही सही लग रहा है, तो इसका क्या सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका भी इस तरीके से निकल जा रहा है, और यहाँ से करस्पॉन्ड करके आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया, ऑप्शन में आ गया शेड्यूल टाइप, तो इसका सही आंसर क्या था, शेड्यूल टाइप था, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने वर्ड मैच की बात की थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
यहाँ ऑप्शन में देखिए क्या आ रहा है, फॉरेन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजर्व आ रहा है ना। मतलब ये है कि जो भी आपका ऑप्शन है उसमें आपको फॉरेन और रिजर्व मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं, मतलब हमको ऑप्शन में 1 एंड 4 मिलना चाहिए। 1 एंड 4 हमें कहाँ पे मिल रहा है, देखिए डी में मिलेगा ना, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तो सबकी बात कर रहा है ना, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा डी से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये किसकी बात कर रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या है, इंक्रीजिंग द नॉलेज, दूसरा क्या दे रहा है, इंक्रीजिंग द स्किल लेवल, और तीसरे में क्या कर रहा है, नॉलेज और स्किल लेवल दोनों की बात कर रहा है। मतलब 4 जो है ना, 4 ये बड़ा सेट है, इसके अंदर 2 और 3 तो आ ही रहे हैं। ठीक है, 4 के अंदर 2 और 3 तो आ ही जा रहे हैं, मतलब कि आपको ऑप्शन में क्या मिलना चाहिए, या तो 2 3 4 मिलना चाहिए हर जगह। ठीक, 2 3 4 कहीं है एक साथ, नहीं है, एक जगह ओनली 4 है, तो 4 तो 2 एंड 3 की बात कर ही रहा है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब ये सवाल देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम, बड़ा सवाल जहाँ पे आता है ना, सबसे आसान होता है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, अब देखिए सवाल का ऑप्शन पढ़िए ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, स्कीम ऑफर्स अ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है चौथा, इसमें क्या लिखा हुआ है, सारे ही इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो हैं इनका जिक्र किया हुआ है। मतलब कि अगर पहला सही होगा तो चौथा तो सही होगा ही होगा। और इसमें क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब पहला और चौथा तो हमारा क्या हो जाएगा, सही होना चाहिए। ठीक है, तो जब सही हो गया तो मतलब क्या, पहला और चौथा काटते चलिए, पहला और चौथा ये कट गया, यहाँ भी चौथा ये भी कट जाएगा, यहाँ पहला ये कट जाएगा, तो बचा कौन सा, तीनों ऑप्शन में तो कट ही गया ना, बचा कौन सा, डी 2 एंड 3, मतलब ये 2 एंड 3 इनकरेक्ट होंगे, है ना। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के देख भी लीजिएगा। देखिए ये पीवाईक्यू है, बार बार पूछते ही पूछते हैं, है ना। देखिए वो कौन से कुक थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी का जीवन बचाया था 1917 में, क्या हुआ था उस टाइम पे, चंपारण सत्याग्रह के लिए जब गांधी जी गए थे ना चंपारण में, तो वहाँ पे इनको जो रसोईया खाना खिला रहे थे, वहाँ पे अंग्रेज एक थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम इनको जहर मिला के दे दो, बट उन्होंने ये बात जाके किसको बता दी, राजेंद्र प्रसाद जी को बता दी, तो इसके वजह से गांधी जी का जीवन बच पाया था। ठीक है, तो ये बार बार सवाल पूछा जाता है बतख मियाँ के बारे में। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, मॉडर्न हिस्ट्री में सारी घटनाओं को, बिहार स्पेसिफिक जो हमारी सीरीज़ है, ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे आप अगर कर लेते हैं अच्छे से तो आपको ना 20-30 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू का ही उसमें हमने पूरा एनालिसिस किया था, और उसके बेसिस पे जो हमको फैक्ट्स मिले थे उसको एक साथ इकट्ठा करके बनाया हुआ है वो पूरा मॉड्यूल, और एकदम बिल्कुल कंप्लीट है। बहुत आपको नहीं भटकना है, मार्केट में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ही, पढ़ने के लिए तो किताबों की कमी थोड़ी है, बट क्रिस्प चीज़ अगर आपको मिल जाए, एक जगह मिल जाए, है ना, अरेंज करके मिल जाए, तो वो की होता है। तो हमारी पूरी यही कोशिश थी, अपना जो भी अनुभव है इसको झोंक के, कि आपको सही चीज़ एक जगह पे कम से कम टाइम में दे दिया जा सके। ठीक है, फिर अनुरोध करेंगे इन सारे वीडियोज़ को आप जाके जरूर देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में कब आई थी, पीवाईक्यू पूछते हैं भाई, बार बार पूछा है, पीवाईक्यू का क्या करना है, रट्टा मार लीजिए ना, क्या करिएगा, रट्टा मार लीजिए, फैक्ट है, आप पहली बार देखिएगा बोराइएगा, उससे बड़े रट्टा मार लीजिए, है ना। बिहार केसरी कौन है, बिहार केसरी की उपाधि किसको दी गई थी, श्री कृष्णा सिंह जी को दी गई थी। अब कितनी बार पूछेंगे, हो सकता है कि 71वीं में पूछ लें आपको, इसका कोई भरोसा नहीं। जो कुछ चीज़ें हैं ना, देखिए बिहार के इतिहास से जो संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उसको बार बार रिपीटेटिवली तो पूछ ही रहे हैं। जैसे अब गांधी जी महत्वपूर्ण है, चंपारण सत्याग्रह महत्वपूर्ण है, अगर इतिहास की बात कर रहे हैं तो बिहार केसरी की उपाधि, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ, बिहार दिवस किस दिन मनाया जा रहा है, ये सब बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें हैं ना। अब देखिए इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात हो रही है, और गोपाल कृष्ण गोखले, ये बार बार पूछा हुआ है सवाल, पीवाईक्यू है ना। बाकी भी आप देख लीजिएगा। देखिए पीवाईक्यू की एक चीज़ है ना, इसको ला के ऑप्शन में डाल दिया ना, मतलब पीवाईक्यू से आपको फ़ायदा तो होने ही वाला है ना। तो जो भी पीवाईक्यूज़ हैं आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। और ये सारी चीज़ें थी जिसका हमने ओवरऑल आपको डिस्कशन किया। आप देख लीजिए इसमें भी आपको 35 to 40 क्वेश्चंस थे, जिसमें हमारे ट्रिक्स और टिप्स जो भी हैं ये लग पा रहे थे। और फिर से मेरा यही डिस्क्लेमर है कि ये आपके नॉलेज को रिप्लेस नहीं करेगा, नॉलेज को रिप्लेस नहीं करेगा, है ना। नॉलेज आपका मस्ट है, नॉलेज तो आपको होना ही होना चाहिए, बट जब आपका नॉलेज ख़त्म हो जाए तब आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करिए, है ना। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, लास्ट में आपको लग रहा है कि भाई अब जीवन खत्म है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब आपको मेरी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और आप तब लॉजिकली चीज़ों को डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये हमने जो वीडियो लाया है इससे आपको फायदा। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। अब तो लास्ट मोमेंट आ गया है, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम चिल रहिए, बिल्कुल आपका आराम से सिलेक्शन होगा। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, लास्ट टाइम पे बहुत क्लटर्ड मत होइएगा, इधर उधर भटकिएगा मत, बहुत क्लटर्ड नहीं होइएगा, एकदम ऑर्गेनाइज रखिए, दिमाग शांत रखना ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, और मन अपना लगा कर रिवीजन करते रहिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ सही रहेगा। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।